तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम जो मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डायमेंशनल मर्शनरी। ये मानवा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लेन कर दूं। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमको हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अभी अभी बाहर से आया है। और फिर वो अंदर आता है और बोलता है ये कमरा तो बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है। और फिर उसके डैड पीछे से बोलते हैं जल्दी जाकर हाथ मुंह धो के खाना खा लो। फिर वो बोलता है सच में, मुझे लगता है मुझे पहले घर साफ कर लेना चाहिए। और फिर वो अपना घर साफ करने जाता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं बाहर ही रहता। और बोलता है कि ये सब कुछ उसी लड़के की वजह से हो रहा है जो उसके पड़ोस में रहता है। वो महीने के 4 मिलियन वॉन कमाता है। और फिर थोड़ा थक जाता है वो और बोलता है प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक। और फिर वो मन में सोचने लगता है इससे ज़्यादा गुस्सा तो शायद मैं कभी भी नहीं हूँ। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है उस दिन को याद करो। वो कोई और नहीं, उसकी छोटी बहन होती है जो कि कोने में बैठ के बोल रही होती है। तो वो पीछे से ये आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हैरान हो जाता है। तो फिर वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है हे बिच, तुम इस कोने में क्या कर रही हो। तो फिर वो बोलती है मिंसू और उसके डैड आए थे, वो हमारे पड़ोस वाले। फिर हमारा एमसी बोलता है उनको क्या चाहिए था, क्या वो कोई नंबर छोड़ के गए हैं। फिर उसकी बहन बोलती है तुम इसे छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो साफ़ सफाई करने लगती है और फिर हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से वो बोलती है तुम अभी मिंसू के पास नहीं जा रहे हो ना, तुम जानते हो ना हमारे पास तुम्हारे लिए बेल कराने के भी पैसे नहीं है। फिर वो बोलता है पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ। मैं तो बस अपने रूम पर जा रहा हूँ ये देखने की कोई और जॉब इंटरव्यू है जो मैं भर सकता हूँ। फिर आगे हमें दिखाया जाता है वो अपने रूम पर जाता है और टेबल पर बैठ जाता है। और फिर वो वापस उसी लड़के के बारे में सोचने लगता है, वही पड़ोसी वाला जो महीने के 4 मिलियन वॉन कमाता था। फिर वो अपने कंप्यूटर में जॉब के बारे में देखने लगता है। उसे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती। फिर बोलता है आज का दिन भी कल की तरह ही गया है। फिर उसको फ़ोन पे एक मैसेज आता है, वो किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट था। वो मैसेज पर क्लिक करता है। सबसे पहले तो उसे वो कोई स्कैम लग रहा होता है। फिर वो सोचता है आखिरकार मेरा जाता ही क्या है, मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है। फिर स्क्रीन पर दिखाया जाता है, उस पर लिखा होता है वुड यू लाइक टू फाइंड अ जॉब। फिर वो बोलता है ये क्या है। और फिर स्क्रीन पर दिखने लगता है इवन एट द कॉस्ट ऑफ द सोल वुड यू लाइक टू फाइंड अ जॉब। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं, फिर उसका वो सारे जवाब देता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है वुड यू लाइक टू रजिस्टर फॉर दिस साइट। वो एक्सेप्ट कर देता है और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर वो बोलता है मैंने आज तक इतना टाइम अपने आप को कभी नहीं दिया। वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो उसी के बारे में पूछ रहे होते हैं, उसके लिए उसकी हॉबी वगैरह ये सारी चीज़ें, इसलिए वो ऐसा बोलता है। और फिर लास्ट क्वेश्चन होता है इन योर ओन आइज आर यू अ पर्सन विद वैल्यू ऑफ देयर लाइफ। तो वो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है और फिर येस पर क्लिक कर देता है। और वह सोचने लगता है कि ये सिर्फ कुछ क्वेश्चन थे लेकिन इससे मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और फिर उसका फॉर्म फिल हो जाता है और स्क्रीन पर आता है लोडिंग सिमुलेटर ट्यूटोरियल। और फिर वहाँ पर स्क्रीन चेंज होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और उसको अजीब सा फील होने लगता है। उसे लगता है कि उसका शरीर को कोई खींच रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन बॉडी उसकी नहीं थी, वो किसी और की बॉडी में टेलीपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। तो चलो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर किसी बेटर फील्ड में पहुंच जाता है और सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे याद नहीं मैं कब सोया था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है पार्सन पार्सन। वो ये बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी और की मेमोरी फील कर रहा हूँ। वो बताता है मेरा नाम पार्सन है और मेरी एक फैमिली है और उसकी एक बीमार माँ है और एक उसका बाप है जो कि बहुत बुरा आदमी है और इसीलिए मुझे सरवाइव करना पड़ेगा कुछ भी करके। तभी पीछे से आवाज आती है पार्सन मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम अभी नहीं उठे तो। और फिर हमारा एमसी बोलता है अभी मैं पार्सन हूँ और इससे फर्क नहीं पड़ता मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सच है, मुझे बस सरवाइव करना होगा कैसे भी करके। फिर उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है हे रॉकी, फर्स्ट टाइम एज अ मर्शनरी। वो कोई आदमी होता है, उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर हमारे एमसी बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बताता है कि मेरी यादों के हिसाब से ये एक सीनियर सर्जेंट है। और फिर वो बोलता है जैसे ही सीडी तैयार होगी बिना सोचे समझे चले आना, डर को भुला दो और मेरे साथ चलो। फिर हमारा एमसी बोलता है ठीक है सर, तुम्हारी एडवाइस के लिए धन्यवाद। और फिर वो सीडी तैयार हो जाती है और तभी सभी लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। और फिर एक मोटा सा आदमी बोलता है क्या तुम सब लोगों को जिंदा रहना है। सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं हाँ हम जिंदा रहना चाहते हैं। हमारा एमसी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। फिर वहाँ बोलता है
मेरे गाल पर दर्द हो रहा है। उसके गाल पर किसी का चाकू का निशान होता है और वहां से खून बह रहा होता है। फिर उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फिर वो सोचने लगता है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं क्या सच में मर जाऊंगा? और फिर वो काफ़ी डर जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बोलता है, मैं नहीं मर सकता, मुझे लड़ना ही होगा। वो काफ़ी सारे सैनिकों के बीच में होता है और हमला करने लग जाता है। वो एक हथियार उठाता है और एक दूसरों को मारने लगता है और वो गलती से एक बड़े से आदमी पर हमला करता है जिसने बहुत बड़ा आर्मर पहना होता है। उससे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और फिर वो बड़ा आदमी उसका मजाक उड़ाता है और हंसने लगता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको धक्का देता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। मतलब वहाँ बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर वो लड़ रहे होते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इधर उधर मारने लग जाता है और इसी के साथ वो ये लड़ाई जीत जाते हैं। और फिर अपने मन में सोचता है, आखिरकार मैं बच गया। और फिर वो लंबी सांस लेता है, अपने गाल को चेक करता है। और फिर वो लंबी सी सांस लेता है रात की और अपना गाल चेक करने लगता है जहाँ से खून बह रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। और फिर हमारे थर्ड चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि सारे सैनिक महल के अंदर जा रहे होते हैं और वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं और वहाँ कोई सेनापति टाइप का होता है उनके। वो बोलता है, यू बास्टर्ड, यू हैव टू पे फॉर दिस। और फिर जो भी सारे सैनिक होते हैं वो मिलकर उसे मार देते हैं और वहाँ की औरतों के पीछे पड़ जाते हैं और उनको बोलता है, तुम रुको, कहाँ भाग रही हो? और फिर वहाँ एक मोटा सा आदमी होता है जो बोलता है, महल पर कब्जा करना बहुत ही बड़ी डील थी और अब हमको करना है बस यहाँ का लूट-पाट। और फिर सारे सैनिक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ राजा आ जाता है और फिर राजा उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो मेरी सोच से भी पहले काम ख़त्म कर दिया। तो ये सारे सुन के सारे सैनिक खुश हो जाते हैं और फिर जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है, हमने लगभग अपनी आधी फोर्स गंवा दी है लेकिन कोई बात नहीं, जीत तो जीत होती है। फिर राजा बोलता है, पार्सन क्या ये तुम हो? फिर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है आखिरकार इसे मेरा नाम कैसे पता। फिर वहाँ कोई सेनापति होता है, वो बोलता है, तुमको तमीज़ नहीं है क्या? जल्दी से बीच में आके खड़े हो जाओ। और फिर वो हमारा एमसी जल्दी-जल्दी जाता है और वहाँ बीच में जाके खड़ा हो जाता है। और फिर वहाँ जो पीछे खड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमको सिर्फ़ डिस्पोजेबल टूल्स की तरह यूज़ करा जाता है। हमको अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और फिर वहाँ का सेनापति राजा से बोलता है, राजा जी हमारे पास एक जगह खाली है। तो इसी पर राजा एमसी से बोलता है, क्यों ना तुम मेरे सहायक बन जाओ, क्या तुम बनना चाहोगे? तो फिर हमारा एमसी बोलता है, राजा जी मेरे लिए ये बहुत बड़ा पद है और शायद मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ। तो हमारा राजा बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक फार्मर था। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, राजा जी ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे भैंस का आगे बीन बजाना। और फिर वो बोलता है, अगर आप मेरे से खुश हो हैं तो क्यों ना आप मेरी जेब में भर दें कुछ सिल्वर कॉइन से। इस पर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या पैसा? और बोलता है, तुम सारे भाड़ू के टट्टू ऐसे ही होते हैं, जाओ जितना पैसा लेना जाके ले लो। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं और कुछ आदमी लोग किसी का नाम लेते हैं और वो सारे जाके अपना पैसा ले रहे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर खड़ा हो जाता है, उसे पता चलता है कि आज के दिन पैसे मिलेंगे। तो जैसे ही उसका नाम लिया जाता है वो वहाँ चला जाता है और उसे कुछ गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं। और फिर जैसे ही वो उन गोल्ड कॉइन को लेता है उसे बहुत बुरा लगता है और वो मन में सोचने लगता है, क्या ये पैसे मुझे लोगों को मारने के बदले मिले हैं? और तभी वहाँ पर उसका काम ख़त्म हो जाता है और फिर वो सोचता है अब चलने का वक्त आ चुका है। और तभी हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा होता है, तुम्हारा ट्यूटोरियल पूरा हुआ और तुम्हारे इनाम का 1% रिवॉर्ड तुमको मिल जाएगा। और फिर वो वापस अपने घर आ जाता है और फिर सोचने लगता है, क्या मैं सपना देख रहा था? ये बहुत ही रियल लग रहा था। और फिर वो देखता है कि उसके साइड में सोने की कॉइन पड़े होते हैं। इससे उसे विश्वास हो जाता है, हाँ, ये बिल्कुल सच था। तो इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर भी खत्म होता है। फिर हमारा चैप्टर 4 शुरू होता है और हमको हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि उस गोल्ड कॉइन को बेच के आया होता है और हमें अब पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चोई हुन सू है। उसमें बताया जाता है कि उसने उस गोल्ड कॉइन के 1.2 मिलियन वॉन में बेचा है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। और फिर वो बोलता है, ये दुनिया में हमको जीने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है और इस गोल्ड कॉइन ने मेरी पूरी मदद की है। तो वो उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन फिर वो अपने हाथों को देखने लगता है और बोलता है, लेकिन मुझे इसके लिए अपने हाथों को खून से रंगना पड़ा। उसने अपने हाथों से लोगों को मारा था। और तभी उसके पास किसी का कॉल आता है, उस पर लिखा होता है SOSE। ये उसी जॉब हंटिंग साइट का नाम था। और फिर वहाँ से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग,
मिस्टर कॉन्ग, आई होप यू हैव अ गुड डे। और फिर वो बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम्हें मेरे नाम कैसे पता चला। और फिर वहाँ से उसे बताते हैं उसने जो साइट पर रजिस्टर किया था उससे सारी इन्फॉर्मेशन उसे वहीं से मिली है। तो फिर कॉल पे लड़की बोलती है और फिर वो लड़की कॉल पे बोलती है तुमको हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा, हमने एक सेशन रखा हुआ है सारे नए लोगों के लिए। तो फिर वो थोड़ा सा पहले कंफ्यूज होता है और बोलता है अच्छा चलो ठीक है। फिर हम अगले सीन में हमको दिखाया जाता है वो उनके ऑफिस में चले जाता है और फिर वो सोच रहा होता है क्या उसने ये सब कुछ ठीक किया या फिर नहीं। और फिर वो लिफ्ट में होता है तो वो जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो सामने से एक लड़की आती है और वो लड़की उसका स्वागत कर रही होती है। वो लड़की बहुत सुंदर होती है और उसके बाल पिंक होते हैं और वो थोड़ा बहुत ब्लश भी कर रही होती है। तो फिर जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है क्या मैं सही जगह पे आया हूँ, ये उसी कंपनी की बिल्डिंग है। तो फिर बोलती है हाँ आप सही जगह में आए हो, आप मेरे साथ चलिए मैं आपको ऑफिस में ले चलती हूँ। और फिर रास्ते में वो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम यहाँ पर जॉब करती हो, क्या तुम वही थी जिसने मुझे कॉल किया था। तो उसे वो सारी बातें बता दिया कि हाँ मैं वही थी जिससे तुम्हारी बात हुई थी। और फिर वो बताती है मैं भी यही सारा काम करती हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह एक एम्प्लॉय हूँ। और फिर वो एक मन में सोचने लगता है कि आखिरकार इसने कैसा काम किया होगा और वो कुछ गलत ही सोचने लगता है। और वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। और फिर वो गेट के पास आ जाती है और बोलती है और मुझे पता है जो तुमने कॉइन बेचा है उसकी वैल्यू 1.6 मिलियन थी, लेकिन तुमने उसे 1.2 मिलियन में बेच दिया है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम्हें ये सब कैसे पता चला। फिर वो लड़की बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं बहुत ही आराम से तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और घबरा जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। फिर वो लड़की उसे अंदर ढकेल देती है और वो उस कमरे के अंदर आ जाता है। और फिर उसे कमरे के अंदर एक लड़की दिखती है जो कि उस कंपनी की सीईओ होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर होती है। और फिर वो सोचता है क्या इस कंपनी की सारी सीईओ इतनी सुंदर है, वो सारी सिर्फ सेलिब्रिटी की तरह दिखती हैं। और फिर वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम ये है और सारी बातें बताती है। और फिर हमारा एमसी बोलता है नाइस टू मीट यू और उससे कुछ बातें करने लगता है। और फिर वो लड़की उसके कल के बारे में पूछती है कि उसका ट्यूटोरियल कैसा गया और बाकी सारी बातें बताइए। और फिर हमारा जो एमसी है वो सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और उसे कैसा सब कुछ महसूस हुआ। और फिर वो अपने बारे में और भी पूछने लगता कि आखिरकार ये क्या था और ये सब कैसे हुआ। तो वो लड़की बोलती है अभी तो मैं तुमको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ये सब कुछ उसी के ऊपर हो रहा है। और फिर लड़का पूछता है तो आखिरकार तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चूज़ किया, क्या ये सिर्फ रैंडमली चूज़ किया गया था। और फिर वो लड़की बोलती है ऐसा नहीं है, हम सबको एक एक करके देखते हैं और सबको डिसाइड करते हैं। और वो बताती है कि तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड था पहले जिसने तुम्हारी पहचान चुरा ली थी और तुम्हारे नाम पर लोन ले लिया था। और अभी तुम्हारी मदर का भी एक्सीडेंट हो गया तो वो अभी कोमा में है, तो तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है आखिरकार तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो इसी के साथ हमारा यहाँ 4th चैप्टर ख़त्म होता है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर फिर। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या वो हमारी फैमिली को यूज़ करेंगे। फिर लड़की बोलती है तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं होगा, हम उन्हें टच भी नहीं करेंगे। और फिर वो उससे दोबारा पूछता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और फिर वो लड़की बता देती है बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपना लेवल को बढ़ाओ। और फिर वो कहता है तुम चाहती हो कि मैं वापस से उस फैंटेसी वर्ल्ड में जाऊं और बिल्कुल यही चीज़ें करूं। फिर लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ। फिर वो बोलता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा गेम में होता है, अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए। और फिर वो लड़की बोलती है मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम्हें इसके बाद से कोई भी गिल्ट ना हो किसी को भी मारने का। और फिर वो लड़की उसको सब कुछ बताती है कि कैसे तुम दूसरी डायमेंशन में जाओगे और तुम जैसे ही मिशन को पूरा करोगे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा और तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है जहाँ पर तुम अपना लेवल इंक्रीज करते हो और तुमने पिछला लेवल पूरा किया था इसलिए तुमको रिवॉर्ड भी मिला था। और फिर वो लड़का बोलता है क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुझे गोल्ड कॉइन मिला था। फिर वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे तुम्हारे सारे रूल्स को मानना पड़ेगा बिना कुछ जाने कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे तुम्हारा मोटिव भी नहीं पता इससे क्या होने वाला है और क्या होगा। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर मानूंगा। और फिर लड़की बोलती है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और आगे बोलती है तुमको बातों को घुमा फिरा कर बोलना अच्छे से आता है और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखेंगे। और आगे बताती है मैं तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे एक छोटे बच्चे को सेक्स एजुकेशन को छुड़वा कर सीधा पोर्नोग्राफी दिखा दी जाए। ये वैसे थोड़ा एग्जाम्पल अजीब है लेकिन उसने यही बोला है। फिर हमको कुछ फोटो दिखाए जाते हैं जहाँ पर कुछ पैरेलल यूनिवर्सल
डायमेंशनल रियलिटी वगैरह सब कुछ होता है। फिर वो लड़की बोलती है मुझे तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। वो सब कुछ बताता है और अपना नाम भी बताता है कि उसका नाम वहाँ पर्सन था, उसने कैसे लड़ाई करी और कैसे जीता, उसे कैसे दर्द भी हुआ था। और वो ये भी पूछता है तो क्या मैं रियल में मर जाऊंगा अगर मैं वहाँ कुछ हुआ तो। फिर वो लड़की बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा सिर्फ लेवल डिक्रीज होगा। तो फिर वो बताती है हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो तुम वहाँ पर हार जाते हो तो तुम्हारा साथ कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारा एक लेवल डिक्रीज हो जाएगा और ये काफ़ी बुरी बात है। फिर वो लड़का बोलता है क्या सिर्फ इतना ही। फिर वो लड़की बताती है हाँ इतना ही होगा, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये मिशन को हार जाते हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी कि तुम अपने क्लाइंट्स को ऐसे करो। तुम खुद सोचो अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए और तुमको उसके बारे में पता भी ना चले तो कैसा लगेगा। फिर वो सोचने लगता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। और अगर तुम मिशन को पूरा करते हो तो तुमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे तुम्हें पिछले में गोल्ड कॉइन मिला था जिसकी कीमत 1.6 मिलियन थी। और ये जॉब बहुत ही अच्छी है और इसमें रात और दिन के हिसाब से पैसे अलग अलग हो सकते हैं और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं कि कोई भी रातों रात मिलियनर बन सकता है। और फिर वो लड़की बताती है कि तुम्हारा अभी लेवल 1 है तो अभी तुम्हें 1% रिवॉर्ड मिला था, सिर्फ 1% रिवॉर्ड। और अगर तुम्हारा लेवल और हाई होता रहेगा तो तुम्हें 100% भी मिल सकता है। इसका मतलब तुम्हें 100 मिलियन वॉन भी मिल सकते थे। तो ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है। और फिर वो लड़की उसे और भी बातें बता रही होती है, लेकिन वो सिर्फ यही सोच रहा होता है कि अगर मेरा लेवल और हाई हो गया तो मैं 100 मिलियन वॉन कमा पाऊंगा। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होगी उसके लिए। और फिर हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलो अगला चैप्टर शुरू करते हैं। और फिर चैप्टर 6 स्टार्ट होता है और वो सोचने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था, मुझे ये पैसे कमाने के लिए लोगों को मारना पड़ेगा। और वो काफ़ी उदास हो जाता है। फिर वो लड़की बोलती है तुम अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि आखिरकार तुमने उस पर्सन की मदद की है। तुम खुद सोचो, तुमने उस आदमी की मदद की है ताकि वो अपने घर पर सेफ पहुंच सके और तुमने सिर्फ अपना काम किया है। आखिरकार दिन के एंड में वो तुमको थैंक्स ही बोल रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो अपने घर पर सेफली पहुंच पाया। और बताती है कि हमारे यहाँ एक नया कैंपेन शुरू हुआ है जहाँ पर नए लोगों के लिए बहुत सारे कोर्स हैं, अगर तुम चाहो तुम वहाँ जा सकते हो। तो फिर वो बोलता है बिल्कुल ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं जाना चाहूँगा अगर मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाऊँ और कुछ दिक्कत ना हो तो। लड़की बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वहाँ अचानक से पूरा वाइट वाइट हो जाता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है और फिर वो दूसरी दुनिया में आ जाता है। और फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसके ऊपर से कोई बड़ा सा आदमी उस पर हमला कर रहा होता है और वो बहुत बड़ी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तो वो साइड में गिर जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि वो बल्कि हमला नहीं कर रहा था, वो उसे बचा ही रहा होता है, वो उसी का साथी था। और वो बताता है तुमने उस ट्रैप को दबा दिया था, नीचे देखो। फिर वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक तीर पड़ा होता है और उसने उसे उस तीर से बचाया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो उसे शुक्रिया करता है। और उसके पीछे से भी बहुत सारे साथी होते हैं, वो उसे बोल रहे होते हैं। तो गलती से उनका एक साथी एक ट्रैप को दबा देता है और दूर से एक पत्थर उड़ के आता है और उस साथी को गिरा देता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर उसके सामने एक स्क्रीन आती है, उसमें लिखा होता है यूरिवर पिल्सन 24 ईयर ओल्ड। उसे मिशन मिला होता है कि उसे भूल भुलैया में से कुछ ढूंढना है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है आखिरकार ये क्या है। फिर उसे उस लड़की की बात याद आती है कि उसे मिशन पूरा करना ही होगा। फिर वो सोचता है आखिर अब मुझे क्या करना है, और वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। और फिर वो वापस से सोचने लगता है कि कहीं मैं ये मिशन फेल ना कर दूं, और उसे अच्छे से सोच लेना चाहिए था ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले। लेकिन फिर वो अपने मॉम डैड के बारे में सोचता है और बोलता है मुझे करना ही होगा। और फिर बोलता है कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। फिर उसका साथी बोलता है क्या हुआ, तुमको कुछ हो रखा है क्या। फिर वो बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ। और फिर वो बोलता है चलो चलते हैं। और फिर वो साथ में आगे चलने लगते हैं। तो इसी के साथ हमारा 6 चैप्टर भी खत्म होता है। तो चलो फिर चैप्टर 7 को स्टार्ट करते हैं। वो एक बहुत शक्तिशाली योद्धा का बेटा होता है और वो उन्हीं की तरह बनना चाहता है, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है और वो ये सब जितनी प्रैक्टिस करता था वो सारी छूट जाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है उसकी मौत पर। और जो उसके फादर होते हैं उनकी मौत के कारण बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, उन्होंने अपना सारा काम वाम छोड़ दिया है और वो दारू पीने लग जाते हैं। और उसकी एक बहन है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और अपने बेड पे ही पूरे टाइम पड़ी रहती है, तो उसे उसका भी ध्यान रखना था। तो इसी कारण उसने वॉर में जाने का डिसीज़न लिया
और फिर वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता रहा क्योंकि उसको पैसे भी नहीं था, उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो जितनी भी लड़ाइयाँ लगता, उसके सारे अचीवमेंट का जो भी उसे इनाम मिलना होता था वो उसे नहीं मिल पाता था क्योंकि उसका कोई भी कनेक्शन नहीं था बहुत बड़े लोगों से। उसका इनाम जो भी था वो कोई और ही ले लेता था हर बार। तो हमको ऐसा दिखाया जाता है कि उसका कुछ भी नहीं है, उसके पास ना ही पैसा है, ना ही उसके पास कोई टैलेंट ताकि वो अपने घर को अच्छे से रख सके। तो तभी एक उम्मीद की किरण आती है और राजा उसे अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि मेरा जो बेटा है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो और उसे वापस लेके आ सकते हो? तो फिर वो बोलता है ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा चांस रहेगा। इसकी वजह से उसके भी बहुत सारे कनेक्शन बन जाएंगे बड़े लोगों से क्योंकि वो राजा से सीधे बात है, वो उसकी मदद करेगा तो उसके कनेक्शन मिलेंगे और सीधा उसे जितना भी इनाम वगैरह था वो उसे ही मिलेगा। तो बोलता है ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा चांस है। तो सीधे राजा को बोल देता हाँ राजा जी मैं ऐसा करूँगा। तो अब उसके पास एक होप थी कि हाँ वो अब अच्छे से रह पाएगा। फिर हमको अगले सीन में दिखाया जाता है वो एक जंगल में होता है अपने साथियों के साथ, लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है उसे यूरिवल की यादें दिखने लगती हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे ऐसा लगता है कि वो यूरिवल है और उसकी सारी जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो सारी पता चलने लगती है। तो वो अच्छे से सो नहीं पा रहा होता है और उसकी सिर में काफ़ी दर्द होता है। तो वो ऐसे ही बोलता है और उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है और बोलता है कि मुझे पता है मुझे मिशन को अच्छे से करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके इसे पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे एक ब्रेक चाहिए। और तभी वो सारी लड़कियों की बात को याद करता है जो उस कंपनी की सीईओ थी, उसने सारी चीज़ें बताई थी कि तुम जीतोगे, तुमको ये सब मिलेगा। और वो बोलता है अब मुझे कैसे भी करके इसे जीतना ही पड़ेगा। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, कोई उसे बुला रहा होता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पीछे उसका एक साथी होता है, वो वहाँ पर नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसका नाम पिज़ल था। तो फिर वो और सभी को जगा देता है कि सारे जग जाओ, या पिज़ल है नहीं। तभी वो पिज़ल को ढूँढने कहीं जाते हैं तो वो एक गुफ़ा में होता है और उन्हें वो दिखता है, वो किन्हीं दानवों से लड़ाई कर रहा होता है और वो बहुत ही अच्छे से लड़ता है और उन सबको मार देता है। लेकिन तभी पीछे से एक बहुत बड़ा-सा जो मॉन्स्टर होता है, वो आ जाता है और वो उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आता है और उसे बचा लेता है। और फिर जैसे ही वो उसे बचा देता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है। फिर वो पिज़ल को सारे लोग मिलके डाँटने लगते हैं और उससे पूछता है तुम आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हो? हमें वहाँ पर छोड़ के और सबको तुम मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। जो उनका बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो तभी यूरिबल बोलता है उसको छोड़ो, अभी हमको इन सबको देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर और आ चुके होते हैं। तो फिर वो एक साथ मिल जाते हैं और उन सबको मारने लगते हैं। वो धीरे-धीरे सबको मार देते हैं और जैसे उनकी लड़ाई चल रही होती है वहाँ कुछ बहुत बड़े-बड़े डीमंस भी आने लगते हैं और फिर यूरिबल उनको सबको मारने का तरीका बताता है, वो सबको गाइड करता है कैसे क्या करना है। फिर बॉस बताता है हम सारे लोग पहले मॉन्स्टर से कभी नहीं लड़े, हम पहले हमेशा वॉर में इस्तेमाल होते थे या फिर वहाँ पर मर जाते थे। फिर तभी यूरिबल अपनी एक साथी को आवाज़ देता है और बोलता है आओ चलो तुमको ऊपर भेजता हूँ। फिर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, बोलता है ये क्या बोलना चाह रहा है? फिर तभी वो समझ जाता है, बोलता है ये और बताता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो उसकी तरफ भाग के जाता है और यूजुअल उसे हाथ से उछाल के ऊपर फेंक देता है और जो उसका साथी था उसके बाद धनुष और तीर होता है, तो उसे बहुत अच्छा व्यू मिलता है ऊपर से और वो जल्दी से उनकी मदद कर पाता था, इसलिए उसने उसे ऊपर भेज दिया था। और फिर वो ऊपर से एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन उसका जो बॉस होता है उस पर बहुत सारे डीमंस एक साथ हमला कर देते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और तभी यूरिबल पिज़ल को बोलता है जाओ जाके उसकी मदद करो और फिर उसकी आके मदद करता है और कैसे भी करके उसे बचा लेता है। और जो उनका बॉस होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि बहुत बड़ा था वो साइज़ में भी और वैसे भी ताकत साइज़ में और बहुत ज़्यादा बड़ा था और ताकतवर बहुत ज़्यादा था। तो उसने कैसे भी करके उनसे बचा और उन सबको मार दिया और उन्हें फिर वहाँ के सारे डीमंस मॉन्स्टर जो भी थे उन सबको ख़त्म कर दिया था और फिर बोलता है फाइनली हम जिंदा हैं। और फिर वापस से पिज़ल को काफ़ी ज़्यादा डांटने लगता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम यहाँ क्यों आए थे? और फिर जो उनका बॉस था वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका होता है और वो सबको बताता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, वो सोचता है कि उसको छुपा लेगा। लेकिन उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और सब कुछ देख लेते हैं। और फिर जो यूरिबल होता है वो बताता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतने ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा होता है। और फिर जो उनका बॉस था वो ज़मीन पे गिर जाता है और फिर उसके जो 2 साथी थे उसको कंधे पे उठाते हैं और यूरिबल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? और फिर यूरिबल के सामने एक स्क्रीन आ जाती है और उस पर लिखा होता है तुम्हें सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाना बल्कि तुम्हें अपने सारे के सारे साथियों को भी ज़िंदा रखना पड़ेगा। और फिर वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हैरान हो जाता है कि अब उसे ना ही अपनी चिंता और मॉन्स्टर को मारने की चिंता होनी है, बल्कि उसे अब अपने साथियों को भी बचाना पड़ेगा। और उसमें लिखा होता है कि अब तुम सारे साथियों और अपने आप को बचाओगे तो तुमको 10% रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वो सोचता है ये अच्छी बात तो है, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना मुश्किल होगा ये। और फिर वो अपने बॉस अपने कैंप के पास लेके जाते हैं और पता चलता है कि उसके पेट पर काफ़ी ज़्यादा जख्म हो रखे होते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। जो उनका दूसरा साथी होता है उसका नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो बताता है कि इसमें ज़हर फैल रहा है। मतलब उन्होंने कुछ ज़हर वाले हथियारों से हमला किया होगा
और फिर वो उसे अपने मुंह से निकालने की सोच रहा होता है। तो फिर जैसे ही वो करने आता है, यूजुअल पूछता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? फिर वो उसे बताता है कि मैं इसके जहर को अपने मुंह से खींच रहा हूँ और फिर थूक दूंगा। बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, इससे तुमको भी ये जहर फैल सकता है। फिर यूजुअल उसको अपने हाथों से निकालने की कोशिश करता है। मतलब भाई उसके इतना दर्द हो रहा, सोचो तुम अपने हाथों से उसको दबा रहे हो। फिर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, धीरे करो वगैरह। तभी पीछे से उनका एक साथी आता है और वो खुद हाथ में 2 बोतलें लेके आता है। फिर बताता है इसमें कुछ दारू और मेडिसन है। उनका जो दूसरा साथी था जो तीर वगैरह चलाता था, वो बताता है अगर हम अल्कोहल को यूज़ करेंगे तो उससे उसका ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा और जहर बहुत जल्दी फैल सकता है। और लेकिन यूजुअल ये सब सुनता नहीं है और जल्दी से उसके हाथों से बोतल लेता है और उसको जख्मों पे डाल देता है। फिर वो दोनों सोचने लग जाते हैं आखिरकार इसने ये क्या किया, इससे तो ये हो सकता है वो हो सकता है, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन तभी जो यूजुअल होता है उसके दिमाग में कुछ अलग अजीब ही चल रहा होता है। वो बोतल को बहुत ध्यान से देखता है और उसे कुछ अजीब फील हो रहा होता है। वो जहाँ तक मुझे लगता है वो उसे यूजुअल की यादें दिख रही होती हैं। और फिर वो बताता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये शायद कोई मेडिसिन है, शायद ये एंटीडोट है। फिर वो और गौर से सोचता है और उसे कुछ दिमाग में याद आता है कि शायद इससे कुछ हो सके। तो फिर वो अपने बैग को खुद खोजने लगता है। फिर बहुत सारी हाथ वाथ इधर उधर मारता है तो उसे कुछ बैग में से पत्ते निकलते हैं। तो उन पत्तों को निकालता है और फिर उन पत्तों को निकालता है तो उसे कुछ समझ आता है कि शायद ये एंटीडोट है। उसे जो यूजुअल की यादें थी वो सारी उसमें दिमाग में आने लगती हैं और वो समझ जाता है इससे उससे कुछ फ़ायदा होगा। तो वो जल्दी से उसका पेस्ट बनाता है और अपने बॉस के जख्मों पर लगा देता है। इससे उसे बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने भी लगता है, लेकिन उसे पता था कि इससे उसका फ़ायदा ही होगा। और फिर वो उसके पेट पर बैंडेज लगा देता है और फिर वो बोलता है चलो अब ठीक है, ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन फिर वो सारे बातें कर रहे होते हैं कि अब हमको आगे बढ़ना होगा या फिर बॉस के सही होने का इंतज़ार करना होगा। फिर तभी यूजुअल पीजल को डांटता है और बोलता है तुम फालतू बात क्यों कर रहे हो, हमको बिल्कुल रुकना ही होगा, ये हमारे बॉस, हम ऐसे नहीं जा सकते। वो इसलिए रुकता है क्योंकि उसे सबको बचाना होगा, जैसे उसके एक स्क्रीन पर दिखाता कॉन्ट्रैक्ट में। मेरे को तो लगता है वो इसीलिए कर रहा है, वरना उसे क्या मतलब है उस बंदे से। फिर तभी एक बंदा बताता कि मेरे पास एक मैप है और फिर वो उसे एक मैप दिखाता है और बताने लगता है कि हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पे जाना होगा। फिर यूनिवर्स होता है क्या ये डेंजन का मैप आखिरकार इसके पास ये कैसे आया? और ये बहुत आम बात थी, उसे बस पता नहीं था ये सारी चीज़ें। और फिर मैप को देख के उसके साथी बताते हैं यहाँ आगे एक सीढ़ी भी मिलेगी हमको, हमको वहाँ से जाना पड़ेगा। फिर बोलते हैं इसमें कोई चांस ही नहीं कि हमको आगे कोई सीढ़ी मिल सके। फिर वो मैप को देखते हैं और बोलते हैं यहाँ ज़रूर मिल सकती है। फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं और लेकिन वो कोई भी सीढ़ी नहीं दिख रही होती है। लेकिन गलती से जो रिवल था एक ट्रैप पे दबा देता है और वहाँ से कुछ मॉन्स्टर उसे देखने लगते हैं और उस पे हमला कर देते हैं। और वो उसके जो साथी होते हैं वो उसको मार देते हैं और उसको भी फिर बाद में पीटने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सब मरने वाले थे, तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो रहे हो और तुम कुछ देख के नहीं चल रहे हो। फिर आगे हमको दिखता है कि सिर्फ पिज़्ज़ल और यूरिवल आगे जा रहे होते हैं और वो सारे वहीं पीछे रहते हैं। फिर जब वो आगे ढूँढते रहते हैं, उनको कुछ भी मिल नहीं रहा होता है, ना ही उनको कोई सीढ़ी मिल रही होती है, ना ही कोई और मिल रहा होता है। फिर वो पिज़्ज़ल बताता है क्या पता ये मैप गलत हो। और फिर यूजुअल उसे बोलता है आखिरकार तुम्हें ये मैप मिला कहाँ से? फिर पिज़्ज़ल बताता है ये मैप मुझे वहीं से मिला जो हमको सामान दिया गया था इन सारी मदद के लिए, ये मैप उसी के अंदर रखा होता है। फिर यूजुअल बोलता है अच्छा ठीक है, फिर अगर ये मैप उसमें मिला है तो ये ज़रूर सही होगा, ये गलत होने की सी कोई चांस नहीं है। और फिर पिज़्ज़ल बोलता है मैंने तुमको पहले ही बताया था ये सही मैप और मुझे वहीं मिला हुआ है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते रखते हैं और तभी यूरो बोलता है हे पिज़्ज़ल। फिर पिज़्ज़ल बोलता है क्या हो गया? और फिर तभी वो बताता है क्या तुमको यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है? तो बोलता है नहीं मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। बोलता है इस फ्लोर को देखो, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब सी लग रही है और इस मैप में दिखाया जा रहा है कि ये सारी जो सीढ़ियाँ हैं वो इसी जगह पर है और ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई दिक्कत हो और क्योंकि हमको ये जगह भी अजीब लग रही है और जो सीढ़ियाँ हैं वो भी यहीं हैं। और फिर तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर देखता है पिज़्ज़ल को और पिज़्ज़ल से बोलता है पिज़्ज़ल ऊपर देखो। और फिर वो ऊपर देखते हैं और ऊपर हमको दिखता है कि ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मतलब जो सीढ़ियाँ उसे नीचे बताई गई थी वो सीढ़ियाँ ऊपर थी और वो सीढ़ियाँ कहीं जा नहीं रही होती, बस उल्टी उल्टी थी, उसमें कोई चल भी नहीं सकता है। फिर बोलते हैं क्या ये सीढ़ियाँ सीलिंग पर है? पर ऐसा क्यों है? कोई ऐसा क्यों बनाएगा? और फिर यूजुअल उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और उसे जो यूजुअल की यादें थी उससे पता चलता है कि एक मैजिक हो सकता है। क्या फिर वो बोलता है क्या मैजिक? ये कैसे हो सकता है? आखिर कोई उल्टी सीढ़ियाँ कैसे बना सकता है मैजिक से? और फिर वो यूजुअल की यादों से उसे पता चलता है कि इसको तोड़ने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा और फिर तलवार को उन सीढ़ियों पर फेंक देता है। और फिर वो तलवार सीधी जाके उस सीढ़ी पे गड़ जाती है और वो सारा मैजिक टूट जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी सी होती है और फिर जो सीढ़ियाँ आती है वो नीचे आ जाती हैं। और फिर वो ज़्यादा हैरान हो जाता है प्रिज़ल और बोलता है क्या ये सच में काम कर गया? और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैजिक की वजह से था, हम पता नहीं कितने टाइम से यहाँ चेक कर रखे थे, हमको तब तो कुछ नहीं दिख रहा था। और फिर वो उस मैप को देखने लगता है और बोलता है
इसका मतलब उसका जो बेटा है राजा का वो इसी के अंदर है। और फिर अपनी वो कुछ बातों को याद करने लगता है जहाँ राजा ने बताया था क्या तुम मेरे लिए उसको लेके आओगे वापस। और राजा बोलता है अगर मेरा बेटा नहीं तो कम से कम उसके हाथ में जो रिंग थी उसे वापस लेके आ जाना। इसका मतलब मुझे लग रहा है उसे अपने बेटे से मतलब नहीं, उसके रिंग में कुछ तो था जो उसे चाहिए था। और फिर वो भी उसके बारे में सोचने लगता है। जब पीछे उसे बोलता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या कुछ हुआ है। वो फिर उसे बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यूरेबल अपने साथियों के पास आ जाता है और पूछता है क्या तुम तीनों में से किसी को भी पता है कि हाउस यूरेबल क्या है, उसके बारे में मुझे जानना है। फिर उनमें से एक बताता है तुम्हें नहीं लगता हमें स्ट्रेस मिलने की खुशी में सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि इस फालतू चीज़ पर बात करनी चाहिए। फिर यूरेबल बताता है ये कोई भी फालतू बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। फिर वो बताता है हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, हम तो बस बॉस का कहना मानते हैं। और हाँ, हमें कुछ चीज़ें मिली थी इस ऐसी। अच्छा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो बोलता है इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि तुम तो और गुस्सा ही करते जैसे तुम अभी बात कर रहे हो। फिर वो बोलता है चलो छोड़ो, अब इस बात का कोई भी फ़ायदा नहीं रहा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और तभी हमें कोई आदमी दिखा जाता है, उसमें लिखा होता है कि ये लॉर्ड है यहाँ का और इसका एक बेटा और बेटी है। इसके पास पूरा महल है और वहाँ का ये राजा है। और बताते हैं उनका जो बच्चा था वो उनका नहीं था, बल्कि उनको विश्वास नहीं था कि ये इनका बच्चा है और वो अपनी बीवी पे शक करते थे। ये ऐसी फालतू बातें बताई गई हैं। और फिर उनमें से एक आदमी बोलता कि ऐसा भी हो सकता है राजा के को भी अपने आप पे शक हो रहा है। और फिर तभी मेन कैरेक्टर था यूरेबल, वो उस राजा की बात को याद करने लगता है जिसने के बेटे को बचाने के लिए बोला होता है। और बोलता है कि अगर तुम मेरे बेटे को नहीं तो उसकी जो उसने रिंग पहनी हुई है उसे ही वापस ले आओ। तो उसी के बारे में वो सोच रहा होता है। और फिर जो उसके साथी होते हैं वो भी यही सारी बातें सोच रहे होते हैं और फिर यही उसे बोलते हैं। तो यूरेबल भी काफ़ी शौक हो जाता है और उनसे बोलता है क्या तुम भी शुरुआत से यही सब सोच रहे हो, क्या तुम्हें भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुमने उनकी मदद करने के लिए हाँ क्यों बोला। और फिर वो बताते हैं हमको नहीं पता क्या, हम तो बस बॉस का ऑर्डर मानते हैं और यहाँ हम आ गए हैं। और उनके बीच में ऐसी बातें चल रही होती हैं और लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं भले ही कुछ भी हुआ लेकिन हम यहाँ आए हैं तो हम सबको जिंदा रहना होगा और हम सबको इस मिशन को पूरा करना होगा। और फिर वो बॉस के बारे में सोचने लगते हैं कि बॉस तो लेकिन अभी इंजर्ड है। तभी पीछे से बॉस की आवाज़ आती है और वो उठने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी यूरेबल पूछता है क्या आप ठीक हो, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है। फिर वो बोलता है तुमको क्या लगता है मैं ऐसे ही लेटा था तब से, मुझे हर सेकंड दर्द हो रहा है। और फिर वो उनकी तरफ हंस के बोलता है तुम आखिरकार ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो कि मैं मरने ही वाला हूँ, चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सारे खुश हो जाते हैं। और तभी अगले सीन में हमको दिखाया था वो सारे सूट वूट पहन के गुफा के अंदर जाने लगते हैं। और यूरेबल उनको सारी बातें बताता है कि कैसा मैजिक था, हमको सीढ़ियाँ कैसे मिली, सारी स्टोरी बताता है उनको। और फिर वो सारे सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं और फिर उनमें से एक आदमी बोलता है आखिरकार हम राजा के बेटे को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हमने तो अभी तक उसका फेस देखा ही नहीं है। और फिर यूरेबल थोड़ा सा अगली सा मुंह बना के बोलता है तुम्हें क्या लगता है राजा का बेटा जो भी होगा वो फालतू आदमी होगा, हम उसे देखते ही पहचान लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। और तभी हमको दिखाया जाता है जो राजा के बेटे को लेके जा रहे होते हैं वहाँ कुछ 4-5 लोग होते हैं और उनमें एक लड़की भी होती है। उसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि पीछे से ये लोग आ रहे हैं और फिर वो अपने सारे साथियों को बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और मुझे फील हो रहा है कि कोई पीछे से आ रहे हैं। और फिर वो लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, बोलते तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ये पहली बार नहीं हो रहा कि हमारे पीछे से कोई ऐसे आ रहा हो, हम देख लेंगे। उनको लग रहा होता है कोई गॉब्लिन या फिर मॉन्स्टर वगैरह होगा जिन्होंने उनको पहले मारा था वही होंगे। लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये और भी कुछ ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन वो सारे उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये लड़की है, ऐसे ऐसे बोलते हैं और उन वहाँ से निकलने लगते हैं। और जो वहाँ पे एक बुढ़ा सा आदमी होता है वो बोलता है हमें इसकी बात को सीरियसली लेना चाहिए, इसने बोला है तो कुछ ना कुछ होगा ही। फिर लेकिन वो जो साथी होते हैं वो उस बूढ़े पे भी बोलने लगते हैं तुमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बूढ़े आदमी ऐसे वगैरह फालतू बातें बोलते हैं। और फिर वो आदमी उस लड़की को भी बोलता है तुम भी चिंता मत करो, हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और कुछ नहीं। और फिर उस बुड्ढे के पास कोई चमकीली सी चीज़ आती है, कुछ बटरफ्लाई टाइप की। और फिर बोलता है ओह मुझे लगता है हमारे पीछे सच में कोई आ रहा है, क्योंकि मैंने जो मैजिक किया था सीढ़ियों पर वो टूट चुका है। फिर वो पूछती है क्या ये वही लोग हैं। फिर वो बताता है मुझे कंफर्म नहीं है, चलो ठीक है। फिर वो कहता है क्यों ना फिर हम कोई और ट्रैप लगा दें उन लोगों के लिए। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमको वही लोग दिखाने लग जाते हैं। वो किसी जगह पे पहुंचते हैं, वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन वगैरह जो भी मॉन्स्टर वगैरह जो भी हैं वो मरे पड़े थे। तो फिर जो इनका बॉस होता है जो अभी अभी उनसे जख्मी होकर पड़ा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा हवा में उड़ रहा होता है और बोलता है क्या यही लोग हैं कि जिसने मुझे मारा था। और बताते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पहले भी कुछ लोग आए हैं जिन्होंने इसे मारा है, क्योंकि ये अभी अभी मरे हुए लग रहे हैं। मुझे लगता है मुश्किल से कुछ ही देर हुई होगी इनको मारे हुए। और फिर जो उनका बॉस था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन पर लात मारने लग जाता है
कि ये यही है वो गंदे गॉब्लिन्स जो वो पॉइजन वाले तीर यूज़ करते हैं, तुम्हें पता भी है उससे मुझे कितना दर्द हुआ, और ऐसे-ऐसे उन पे मारने लगता है। और फिर यूरेबल बोलता है, तुम्हें पता है ना वो सारे मरे हुए हैं, तो उन पे क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो? और फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, चलो छोड़ो उसे, अपना गुस्सा निकाल लेने दो, हमारे बॉस ऐसे ही हैं। क्योंकि उनकी एक मदर है जो गाँव में अकेली रहती है, और ये उनके लिए पैसे भेजते हैं, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा समझते हैं। और फिर यूजुअल था वो भी अपनी मम्मी के बारे में सोचने लगता है, और अपने घर के बारे में सोचता है कि मेरे भी साथ भी ऐसा ही है। और फिर जो उनका बॉस था वो बताता है, तुम चिंता मत करो, ये सबसे अच्छा तरीका है पैसे कमाने के लिए। और जो तुम देख रहे हो, जो जितने भी पीछे लोग हैं, ये सब भी किसी ना किसी ऐसे ही रीज़न की वजह से आए हुए हैं। फिर वो सबको देखता है और सब एक एक करके बताते हैं। उनमें से जो मोटा सा था वो बोलता है, हाँ मेरा एक भाई है और मेरी एक मदर भी है जो बीमार पड़ी हो, मुझे उनके बारे में देखना पड़ेगा। और सभी धीरे-धीरे अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। और फिर यूजुअल भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था कि उसके घर पे भी कोई नौकरी नहीं थी उसके पास, ना ही पैसा कमाने वाला था। फिर जो उनका बॉस होता है बोलता है, यूजुअल तुम चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, सबके साथ सेम ही होता है। तुम भी अपने घर वालों को प्राउड फील कराओगे और अपने मम्मी-पापा को पैसे भेजोगे। फिर यूजुअल बोलता है, आई प्रॉमिस, मैं भी ऐसा ही करूँगा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में आ जाता है और बोलता है, अगर मेरे ग्रुप में कोई भी मरा तो उसकी फैमिली की ज़िम्मेदारी मैं लूँगा और उसकी पूरी फैमिली को पैसे-वैसे की कभी कमी नहीं होने दूँगा। फिर वो बोलता है, चिंता मत करो, ये तुम बस अभी बोल रहे हो, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करोगे तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। बल्कि हम में से कोई मरेगा तो सबसे पहले तुम ही भागोगे। बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और वो बहुत ही अच्छा माहौल होता है वहाँ, खुश खुश रहता है और उन सब पे विश्वास हो जाता है। तभी यूजुअल के सामने एक स्क्रीन आ जाती है और उसमें लिखा होता है, तुम्हारे सारे मेंबर्स को तुम पे अच्छा ट्रस्ट हो गया और सब तुम पे विश्वास करने लग गए हैं। तो और फिर जितने भी तुम्हारे पार्टी के मेंबर्स हैं, संपत, पेजल वगैरह जो भी हैं, उन सब की मूवमेंट स्पीड जो है उनको मैं 25% फास्टर हो जाएगी। फिर बोलता है, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता था? फिर बोलता है, कोई बात नहीं, मेरा तो फ़ायदा ही है। और फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, ये देखो वहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। फिर यूजुअल ऊपर देखता है और सारे हैरान हो जाते हैं, और ये वही सारे लोग थे, वही बुड्ढा का ग्रुप था, लड़की वगैरह सारे। और वो बातचीत करते हैं, ये तो कोई 5 लोग हैं, क्या ये कोई असेशन है? फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, चिंता मत करो, ये भी मर जाएंगे। फिर बताते हैं, तुम इतने ज़्यादा केयरलेस मत हो, ये शांत बैठे हैं, क्या पता ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए और हम पर भी हावी हो जाए। और फिर वो उससे उसके राजा के बेटे के बारे में पूछते हैं, मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि उनमें से किसी एक आदमी ने उनके बेटे का नाम ले लिया होता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ यही लोग हैं जिन्होंने लिया है। और फिर उन सबके बारे में वो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? और फिर यूजुअल बताता है, हम उनके बेटे को वापस लेने आए हुए हैं और मुझे उनसे बात करनी है, और कहाँ है, लेके आओ। फिर उनका कोई साथी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ मजाक चल रहा है? हम इसीलिए थोड़ी खड़े हैं यहाँ। उनके बीच में बहुत सारी बहस होती है और वो बोलते हैं कि हम मुझे राजा के कुत्तों से बात नहीं करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा वैसा हो गया, उनका बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि उन्होंने उसे अभी कुत्ता बोला, भले ही वो अभी अभी मिले हैं। और फिर उनमें से एक आदमी उस लड़की से बोलता है, क्या तुम इन सबको मारने वाली हो? फिर वो बताती है, हाँ मैंने सोचा तो यही है, अगर ये अभी भाग जाए और अपनी जान की भीख मांगे तो शायद मैं इनको छोड़ दूँ। और फिर वो उन सब पे हमला करने लग जाती है और फिर वो बोलता है, आखिरकार ये कर क्या रही है? और फिर वो कोई पत्थर को उनकी तरफ फेंक देती है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि पूरा ग्राउंड हिल रहा होता है। और तभी पीछे से कोई गॉब्लिन आता है, मॉन्स्टर टाइप का। और फिर जो उनका बॉस होता है वो बोलता है, भा और जो उनका बॉस होता है वो बताता है, इन गॉब्लिन्स के पेट पे हमला करो, अगर तुम इनसे कहीं और भी हमला करोगे तो इनके पार्ट वापस से जुड़ जा रहे हैं। तो फिर वो सारे मिल के हमला करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और वो सारे पिटने लगते हैं। और जो उनके बॉस होता है उसको भी बहुत ज़ोर से लग जाती है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुमने हम पर डेट के बिना ही कुछ हमें कुछ बताया और ना ही कुछ एक्सप्लेन करे, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? और बोलता है, आखिरकार तुम हमारे साथ करना क्या चाहती हो? फिर लड़की बोलता है, जस्ट डिसअपियर, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुमको मार दूंगी, जितना हो सके उतना जल्दी निकल जाओ। और फिर जो यूजुअल होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाए और बोलता है, हम कुछ नहीं करना चाह रहे, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और यूजुअल होता है फिर बताता है कि हमको सिर्फ ऑर्डर मिले है कि हम लॉर्ड लियोपोल्ड को वापस लेके आ जाए, ये उनके बेटे का नाम होता है। और फिर वो बोलती है, पेट बुलशिट, इंग्लिश की गाली है भाई कोई। और फिर वो उन सबको बताती है कि ये तुम सब काम छोड़ दो, उसके बाप उसको खुद ही मारना चाहता है। और फिर बोलता है, नो वे, क्या जो भी इसने बोला वो सच है? वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, तुमने आखिरकार अभी क्या बोला, क्या ये सच था? और फिर वो बोलती है, आर यू एक्टिंग डम, क्या तुमको सच में कुछ नहीं पता है? और फिर वो पूछा, सबसे पहले ये बताओ क्या लॉर्ड लियोपोल्ड सेफ है? फिर वो बताती है, हाँ वो बिल्कुल सेफ है। और तुम असर्शंस हो, तुमको इतना सब कुछ भी नहीं पता है कि, और तुमको नई फ्यूचर के बारे में कुछ जानकारी होगी। और फिर वो बताता है
वी आर नॉट असेशन। और फिर बताती है हमको पहले भी ऐसे लोग आए थे अटैक करने के लिए, हमने उन पर विश्वास किया लेकिन उन्हें तुरंत ही हम पर अटैक किया जैसे ही उनको कुछ खाली जगह मिली और जैसे ही उनको मौका मिला। तो वो बताता है क्या इसका मतलब लियोपोल्ड सच में पहले ही मर चुके हैं और यहाँ पहले कितनी बार असेशंस आए हैं, 1 या 2 बार, कितनी बार। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा सोच में लग जाता है क्या ये सच कह रही है। और फिर वो उस राजा की बात को सोचने लगता है कि उसके पापा उसे इसलिए चाहते हैं कि वो वापस आए ताकि वो उसे मार सके। और वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और उस लड़की को भी उन पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, तो उसका जो बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो उस पर चिल्ला के बोलता है हम सच में ऐसा करना चाह रहे हैं। तो यूजुअल उनको शांत कराता है और बोलता है स्टॉप इट संपत। फिर यूजुअल अपने सारे कवच कपड़े वपड़े जो भी होते हैं, मतलब सेफ्टी वाले कपड़े, सारे कपड़े नहीं भाई, वो सारे उतारता है और उसके सामने आ जाता है और बोलता है क्या तुम्हें अब मुझ पर विश्वास है, क्योंकि अब मैंने अपने सारे शस्त्र वगैरह सब कुछ उतार दिया, अब मैं तुम पे हमला नहीं कर सकता हूँ। तो उसके साथी होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। और फिर यूजुअल उनको बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तुम मेरी बात मारो। और उनके बॉस वगैरह सारे ऐसे बातें कर रहे होते हैं क्या ये पागल हो गया है, इसे विश्वास कराने के लिए ये सब कुछ करना है। और तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और बहुत तेज़ी से आती है और उसको लात मारती है। और वो बोलता है आखिरकार तुम ना उस पे लात क्यों मारी, मैं बस तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता था। और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है इस फालतू चीज़ों से मैं तुम पे विश्वास कर लूँगी। और बोलती है मैं तुमको मारने वाली हूँ। और तभी पीछे से कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसके जो भी साथी वगैरह थे उन सब ने भी अपने सारे हथियार और जो भी सेफ्टी वाली चीज़ें होती है सारी गिरा दी थी और हाथ ऊपर कर लिए थे। और बोलता है अगर तुम मरोगे यूजुअल तो हम भी तुम्हारे साथ मरेंगे। और फिर वो उस लड़की से बात करने लगता है तुम यूजुअल पे भरोसा कर सकते हो, हम सारे इसकी सारी बात मानते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा आदमी है। और तभी यूजुअल के सामने एक स्क्रीन आ जाती है, वहाँ लिखता है तुम्हारे सारे मेंबर को तुम पे बहुत अच्छा विश्वास हो गया है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया है। और तभी उसका बॉस बोलता है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर तुम मरोगे तो हम भी मरेंगे और तुम जियोगे तो हम भी जिएंगे, हम साथ में मरेंगे साथ में जिएंगे। ऐसी बातें बोलने लगता है तो बहुत इमोशनल बातें होती हैं भाई। और बोलता है तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास एक ही लाइफ है और इसे मज़े में मत लो। और वो बोलता है ये क्या हो रहा है, आखिरकार तुम क्या करना चाह रहे हो और तुम हो कौन। और हम देखते हैं वो कोई और नहीं उसका एक साथी होता है और बताता है हमने बस तुम्हारे साथ लड़ाई कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे साथी हो। और मैं कैसे मान लूँ कि तुम हमारे साथ क्लोज नहीं आना चाह रहे हो और बाद में हमको धोखा दोगे। और फिर वो बोलता है हम बात करके भी सुलझा सकते हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा हाइपर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हमने पहले ही उस लड़की से बात कर चुकी है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और बोलता है आखिरकार इसका क्या मतलब है, ये फालतू नॉनसेंस जैसी बातें मेरे सामने मत करो। और लेकिन फिर बोलता है तुमने उसकी मदद की है, आइजिल की, उसका लड़की का नाम आइजिल था। तो बताता है कि तुमने उसकी मदद की है तो मैं तुमको एक्सप्लेन करने का मौका देता हूँ। और फिर वो बोलता है हे लियोपोल्ड कम आउट। और फिर जो राजा का बेटा होता है वो बाहर आ जाता है और वो बताता है हाँ मैं लियोपोल्ड हूँ और पूछता है तुम लोग कौन हो। और फिर वो सीन कट हो जाता है, फिर हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोपोल्ड और यूरिबल बैठे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। लियोपोल्ड बोलता है तो इसका मतलब तुम्हें मेरे डैड ने भेजा है यहाँ मुझे ले जाने के लिए। और उनके बीच में ऐसी बातें चल रही होती है, जो यूरिबल होता है वो उसके सामने बताता है कि तुम उनके बेटे हो और वो तुम्हें अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। फिर लियोपोल्ड बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है ये काफ़ी नहीं है, ये सिचुएशन तुम नहीं समझ सकते हो और तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं बताता। और फिर वो बताता है मैं जब 14 साल का था तब मेरे पिताजी बहुत ड्रिंक थे और तब मुझे पता था कि मैं उनका असली औलाद नहीं हूँ। और वो ऐसा बोलते हैं कि कैसे हो मेरे वाइफ के बेटे। और वो बताता है वाइफ का बेटा, इसका मतलब मैं उनका खुद का बेटा नहीं हूँ। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है यूरिबल और बोलता है क्या तुम ये सब सच कह रहे हो। और बोलता है ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो मुझे अपना असली बेटा मानते ही नहीं है। और इस बात पर यूरिबल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है ये बहुत अंडरस्टूड है कि तुम ऐसा सुनोगे तो तुमको ऐसा ही लगेगा। और फिर बताता है कि ये रिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये रिंग मेरे को अपने पिता से जोड़े रखती है, क्योंकि ये एक ऐसी लौती चीज़ है जो मुझे मेरे पिता ने दी थी और वो भी उसे एक बचपन में मिली थी। और वो चाहता है कि वो रिंग को रखे ताकि उसे वो उसके डैड हमेशा याद रहे, मतलब एक आखिरी निशानी टाइप की। लेकिन फिर यूनिवर्स उसे बहुत अच्छे से समझाता है कि ये सब कुछ चाहिए, वो उन्होंने ये कहा है कि कम से कम बेटा नहीं तो उसकी रिंग ले आओ। और सब कुछ बताता है कि उसमें कोई भी मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करो वगैरह, उनको ऐसी सारी चीज़ें बताने लगता है। और फिर वो बोलता है यूरिबल मैंने अपनी फैमिली को वैसे ही छोड़ रखा है और मैं उन्हें भूलना चाहता हूँ अच्छे से, और तुमने मेरे लिए इतने सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ की है, तो मैं तुम्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड देना ही चाहूँगा।
तो फिर जो लियोपोल्ड था वो मान जाता है अपनी रिंग देने के लिए, और जो बुढ़ा था उसके पास जाके बोलता है कि मुझे ये रिंग उतारनी है। और फिर वो पूछता है क्या तुम श्योर हो? तो फिर बोलता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे ये यूरिवल को देनी है। और फिर वो बताते ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, ये जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और अपनी जेब से कोई चाकू टाइप के निकालता है। तो ये देख के यूरिवल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार ये चाकू से क्या करता है। और फिर वो चाकू को उसके हाथ पे बहुत ज़ोर से मारता है, तो उससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और बताता है तुम क्या सोच रहे थे, ये कोई मामूली रिंग है जो बस डालना और निकालने से हो जाएगी। और बताता है इस पे एक सील होता है जिसको तोड़ने के लिए ये हमको करना ही पड़ेगा। और तभी पीछे से जितने भी गॉब्लिन्स वगैरह थे जो उस लड़की ने बुलाए थे वो सारे टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। वो सारे लोग भागने लगते हैं और बोलते हैं यूरिवल रन फास्टर, जल्दी भागो वरना वो हमें मार देगा वगैरह। और तभी हमको दिखता है पीछे से बहुत बड़ा सा एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो सारे तो भाग गए होते हैं। फिर वो लड़की वहीं खड़ी होती है तो वो उस लड़की पर अटैक करने वाला होता है। तभी हमारा यूरिवल आता है, पता नहीं क्यों भाई लेकिन आता है। और वो उस गॉब्लिन की आँख में मार देता है लात, और वो वहाँ से भागने लगता है। और फिर उनका बॉस बोलता है ये तुमने क्या किया, तुमने सीधा उस पर अटैक कर दिया। और बताता है तुम जल्दी भागो, ये सब कुछ छोड़ो। और फिर यूरिबर्ट बोलता है हम ऐसे उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते। और फिर उसके वहाँ से साथी चिल्लाने लगते हैं यू नो सी डम ऐश, कुछ ऐसे गालियाँ देते हैं उसे क्योंकि भाई फालतू काम किया उसने। और फिर बॉस बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी से अपनी फॉर्मेशन पकड़ो, हमें इसे हराना पड़ेगा। और फिर वो रॉब और पिजल को बोलता है तुम उसका ध्यान खींचो। अपने दूसरे साथी को बोलता है कि तुम अपने तीर वगैरह से उसकी आंखों पर निशाना मारो। और बोलता है आखिर फिर तुम क्या करोगे बॉस? और फिर वो बताता है मैं उसको नीचे से उसके पैरों पे हमला करने की कोशिश करूंगा अपने एक्स से। फिर बोलता है लेट्स गो, चलो चलते हैं। और फिर यूरिबल उस लड़की को लेता है और बोलता है चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं वरना हम सारे मर जाएंगे। और फिर वो सारे उन पर हमला करने लगते हैं। उनमें से एक साथी उस पर पत्थर मारता है, लेकिन भाई उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो उस पर वो अटैक कर देता है। लेकिन तभी उनका बॉस आ जाता है और अपने कुछ कुल्हाड़ी से उसके पैर पर जोर से मारता है, इससे वो बच जाते हैं। और फिर यूरिबल को बोलता है कि जाओ इस लड़की को लेके जाओ और एक अच्छी जगह पर उसे छोड़ के आओ। और फिर लड़की बताती है तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। और फिर उसका बॉस उसके पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, उसके बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है। और जो उनका दूसरा साथी था जो तीर से मारता था, उसका निशाना भी बिल्कुल उसकी आंखों पे लग जाता है और बोलता है चलो ठीक है अब वो अपनी आंखों को यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और गॉब्लिन उसके बॉस को देख लेता है नीचे और उस पर हमला करने ही वाला होता है। अपने हाथ से उसे कुचलता ही है, लेकिन तभी उस लड़की के साथी आ जाते हैं और उस पे बहुत ज़्यादा हमला करने लगते हैं। और फिर वो लड़की बोलती है आखिरकार मेरे कॉमरेड्स आ ही गए। और यूरोवर बताता है रुको मत, इस पे लगातार फायरिंग करते रहो। और वो उनको लगातार मारते रहते हैं और आखिरकार वो उसको पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। और फिर यूरो बोलता है आर यू ओके गाइस, मतलब तुम सारे ठीक हो कि नहीं? और तभी यूरोवल की गर्दन पर कोई तलवार रख देता है। और फिर यूरिबल पूछता है आखिरकार लियोपोल्ड की फिंगर को क्या हुआ, क्या वो हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी? और फिर जो उसका बुढ़ा आदमी था भाई वो बहुत ही अच्छा आदमी था भाई, उसके पास पावर थी हीलिंग की, वो उसकी उंगलियों को जोड़ देता भाई, बिल्कुल जैसे फेविकॉल की तरह नहीं चिपका देते भाई, बिल्कुल वैसे उसकी फिंगर जुड़ जाती है। और फिर वो उसकी तारीफ ऐसे करता है और तभी वो बुढ़ा अपनी जेब से कुछ लॉकेट टाइप का निकालता है और बोलता है मैं इसकी वजह से तुमको टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। फिर उसके साथी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते भाई टेलीपोर्ट भाई ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा भाई, जैकपॉट लग गया हमारे हाथ में। और फिर बताता है मैं तुम सबको टेलीपोर्ट करने वाला होता हूँ। तो यूनिवर्स और उसकी पूरी टीम उनको थैंक यू बोलती है और बोलते हैं क्या तुम सबको रेडी हो? तो बोलते हैं यस। तभी वहाँ वो कुछ जादू टाइप का करता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। और यूनिवर्स बोलता है मैं तुमसे वापस ऐसे मिलना चाहूँगा और उसको सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलता है। और जो अपना यूनिवर्स था उसके सामने कुछ ज़्यादा ही ब्राइट सी स्क्रीन आ जाती है और वो अपनी असली दुनिया में टेलीपोर्ट होने लगता है और उसके सामने स्क्रीन आती है और वहाँ लिखा होता है मिशन कंप्लीट। तो बोलता है अच्छा तो ये वाला मिशन कंप्लीट हो गया तो अब मैं टेलीपोर्ट होने वाला हूँ। और वो अभी भी फील नहीं कर पा रहा होता कि ये सब कुछ रियल है और उन्हीं के बारे में सब कुछ सोच रहा होता है। और तभी वो आंखें खोलता है लेकिन वो अपनी असली दुनिया में नहीं पहुंचा होता, वो कहीं काली सी जगह पे रुका होता है और बोलता है अब मैं आखिरकार कहाँ हूँ? और तभी स्क्रीन पर लिखा होता है ट्रांसपोर्टेशन एरर भाई, मतलब कुछ तो उसके साथ होने वाला है। और हमें पता चलता है ये कभी कभी हो जाता है बहुत ज़्यादा लॉगिन्स की वजह से, मतलब भाई जैसे गेम्स पे लॉगिन नहीं होते भाई वैसा यहाँ सीन हो रहा है। और उसे वो किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं, मतलब यूरिवल की दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं। और फिर वो हमें दिखा जाता है वो हवा में उड़ रहा होता है और वो बोलता है क्या ये सब कुछ उस एरर की वजह से हुआ है? और वो जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो नीचे यूरिवल और उसके सारे साथियों को देख पाता है, वो जहाँ की अपनी बातें कर रहे होते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है।
तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है और फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई और नहीं बल्कि यूरेवल ही होता है। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है यहाँ भी एक यूरेवल है, नीचे भी एक यूरेवल है, ये आखिरकार पॉसिबल कैसे है? और फिर वो बताता है, हाँ, मैं वही यूरेवल हूँ जो तुम्हारा क्लाइंट था और तुमने अपना मिशन बहुत अच्छे से पूरा किया, मैं समझ सकता हूँ और तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, तुम ट्रांसपोर्ट जो नहीं का। वो बोलता ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और वो पूछता आखिरकार हुआ क्या है? तो वो बोलता है यार छोटी सी मिस्टेक हो गई है और वो कुछ चुटकी बजाता है और पूरी दुनिया स्टॉप हो जाती है और फिर वो बोलता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर वो उसे राजा के महल पे लेके जाता है और वहाँ नीचे दिखाता है वो सारे लोग बैठे होते हैं और यूरेवल वहाँ जा रहा होता है। तभी वहाँ उनके साइड में कोई सैनिक खड़ा होता है, वो पीछे तलवार निकालता है और उसके पेट में घुसेड़ देता है और उसकी वहाँ मौत हो जाती है। और यूजुअल ये देखिए काफ़ी ज़्यादा, यूजुअल नहीं सॉरी, हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो देखिए वो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, या अब तो उसे यूजुअल नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अब तो यूजुअल आ चुका है। और वो बताता है कि इसका मतलब जब तुम मिशन पूरा करके वापस आओगे तो तुम्हारे साथ ये होगा और तुमने अभी ये चीज़ रोक रखी है, तो आखिरकार ये सब हम कर क्यों रहे थे? फिर यूजुअल उसे बताता है कि मैंने अपना मिशन अपने तरीके से पूरा किया, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी साथी थे वो तुम्हारे साथी नहीं थे, वो पहले ही मर चुके थे और तुम्हें कम से कम लियोपोल्ड की उंगली साथ में लेके आनी चाहिए थी ताकि उनको विश्वास हो सके। और जो उसके साथी थे जितने भी थे वो पहले ही हार चुके थे, वो पहले ही हरा दिए गए थे किसी और के से। और जो मॉन्स्टर था उस मॉन्स्टर ने उन सबको मार दिया था। तो बोलते तो आखिरकार वो कौन थे? क्या वो पहले ही मर चुके थे? तो वो बताता है जैसे मैंने तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट किया है वैसे ही बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो चुके होते हैं, ये सब कुछ वही लोग थे और तुम उसकी रिंग लेके आए, सिर्फ तुम्हें उसे मिशन मिला था सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। और वो बोलता है क्या ये सब कुछ जरूरी था मिशन कंप्लीट होने के बाद भी? और फिर वो चुटकी बजाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो लियोपोल्ड की बॉडी के अंदर चले जाता है और बोलता है आई एम सॉरी सर। और अचानक से देखता है तो उसके सामने वो हमला कर रहा होता है, मतलब वो टाइम के थोड़ा पीछे जाता है और वो उसे डॉज कर लेता है, मतलब बच जाता है। और फिर वो राजा से बोलने लगता है आखिरकार ये क्या था, मैंने अपना पूरा मिशन किया और ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी वो पीछे से वापस से हमला करने लगता है और बोलता है आखिरकार तुम मुझे मेरे बात तो खत्म करने दो। मतलब वो ये चीज अपने मन में बोलता है और फिर वो इसे भी डॉज कर लेता है और उसे पकड़ता है और नीचे की तरफ धकेल लेता है और बोलता है फिजल तुम में कोई सेंस नहीं है क्या? तुम ये क्या करने जा रहे हो? अगर तुम ऐसा कर दोगे तो सारे लोग मर जाएंगे। और फिर राजा बोलता है थिंक केयरफुली और वो उसे बताता है ये लोग क्यों चाहेंगे कि मैं मर जाऊं, क्योंकि इसका एक ही रीज़न है कि मैं इनके सीक्रेट्स जानता हूँ और ये तुमको ऑर्डर दिया गया है कि तुम मुझे मार दो और तुम मुझ पे सीधा मारने लग रहे हो। और फिर बताता है मुझे कैसे भी करके तुम्हें मारना ही होगा, मुझे ऑर्डर मिले हैं, इन्होंने मेरी फैमिली को हॉस्टेज बना रखा है और इन्होंने बोला है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो ये मेरे सारे दोस्त और सबको छोड़ देंगे। और फिर बताता है फिजल डू यू रियली बिलीव दैट, तुमको सच में लगता है ऐसा छोड़ देंगे? इन्होंने मेरे से भी प्रॉमिस किया था कि ये मुझे बहुत अच्छी पोजीशन और बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे। इन्होंने मेरे जैसे योद्धा का प्रॉमिस छोड़ सकते हैं, तो तुम क्या चीज़ हो? तुम तो फिर भी एक मर्सनरी हो, वो भी लोअर रैंक वाले। तुमने बस इनका काम कर दिया और ये तुमको मार देंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि तुम इनकी कोई भी यूज़ के नहीं रहोगे। और फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है और वो बताता है अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारी फैमिली और तुमको सेफली छोड़ दूंगा। और तुमको सच में लगता है तुम इसकी बात का कहना मानोगे और अपनी पूरी फैमिली और अपने सारे दोस्तों को ऐसे ही छोड़ दोगे? और वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और वो उठता है और अपना हथियार उठाता है और यूरिवल की तरफ नहीं बल्कि उस राजा की तरफ जाता है उसे मारने के लिए और बोलता है यू बिच, उसे गाली देता है और उसकी तरफ सीधा लड़ जाता है और कूद के जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी अचानक से कुछ के छाती पे कोई तलवार मारता है, हमें पता चलता है वो राजा बहुत ही ज़्यादा स्किल था। मतलब भाई राजा है तो भाई स्किल तो होगा ही भाई, ऐसे तो बन नहीं जाएगा भाई। और वो उसे तुरंत ही तुरंत ख़त्म कर देता है और फिजल की वहीं पर मौत हो जाती है। और यूरेवल ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है उसकी तलवार मैंने देखा भी नहीं उसने कब हिलाई और कब उसे मार दिया। और फिर राजा बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से मुझे इतना गंदा कदम उठाना पड़ा। और फिर यूरिबल ये सोच रहा होता है कि वो भी हमला करे, लेकिन उसके बाद उसकी तलवार नहीं होती है, क्योंकि उसकी तलवार गेट पर ही उससे ले ली गई थी और बताया गया था अंदर कोई भी वेपन ले जाना अलाउ नहीं है। और ये सब कुछ उन लोगों की साजिश होती है वो अच्छा खासा रिवॉर्ड लेने के लिए। और फिर राजा बोलता है अब मेरा मूड बदल गया, अब मैं तुम्हें खुद मारूंगा। और फिर वो बोलता है शिट अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं दिख रहा और आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं हथियार बना सकूं और अपना बचाव कर सकूं। और फिर वो यूरिबल से कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है और बोलता है तुमने ये टास्क इतनी जल्दी कैसे कर लिया और तुम्हें ये अंगूठी इतनी जल्दी कैसे मिल गई?
तो फिर वो सोचने लगता है आखिरकार ये मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर उसे समझ आता है कि इसे कुछ ना कुछ तो मेरे से जानना होगा, तभी ये मुझ पर हमला नहीं कर रहा है और मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने अपना ध्यान 1 सेकंड के लिए भी कहीं और किया तो ये मुझे तुरंत ही मार देगा। और फिर बोलता है लेकिन इसका फेस देखो, मुझे लगता है इसे मुझसे कुछ चाहिए और ये मुझ पर अभी अटैक नहीं करेगा। और जो इसे चाहिए था वो सबको पता है भाई, वो उस अंगूठी की तलाश में था। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है ये अंगूठी, इस अंगूठी में ऐसा कुछ तो है जो इन सबको चाहिए और इन सबको कुछ ना कुछ जानना है उसके बारे में। फिर वो बताता है कम से कम इन लोगों को लियोपोल्ड के प्रति थोड़ा बहुत तो लगाव रखना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ के राजा जो है वो चाहते ही नहीं कि वो जिंदा रहे। और फिर वो राजा को बताता है कि वो तुमको कभी भी समझ नहीं पाएगा और वो तुमसे हेट बिल्कुल भी नहीं करता है वैसे तो। और फिर राजा बोलता है गुड लक। और फिर वो पूछता है क्या उसे बुरा लग रहा था इन सब के लिए और उसने तुमको ये रिंग दे कैसे दी। और फिर वो बताता है हाँ मैं ये अंगूठी को लेके आया क्योंकि मैंने उसे एक ओथ दिया था। फिर राजा बोलता है तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है कि मैं मान लूंगा कि तुम्हारे से बोलने से ही उसने तुम्हें रिंग दे दी। फिर वो बोलता है ऐसा नहीं है, मैंने उनके कॉमरेड्स के साथ बहुत लड़ाई करी और हमने एक राक्षस को भी हराया था साथ में मिलके, और मेरे ओथ के बाद उसने मुझे रिंग दे दी और वो मुझ पर भरोसा रखते हैं और मैं कसम खाता हूँ कि मैं कोर्ट के प्रति लॉयल रहूंगा। यहाँ कोर्ट उसको बताया गया उनके महल वगैरह जहाँ भी कुछ होता हो जहाँ वो खड़े हैं। और फिर राजा भी कुछ सोच में पड़ जाता है और बोलते हैं यूरिवल, मैं हमेशा से जानता था तुम बहुत काबिल इंसान रहोगे और तुम ये सब वैसे कैसे कह सकते हो, वो भी इस सिचुएशन में कि तुम मेरे प्रति लॉयल रहोगे। और मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए बोल रहे हो ताकि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सको। फिर यूरिवल भी थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो राजा बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे ओथ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और तभी वो अचानक से अपने पास से दूसरी तलवार निकालता है और बोलता है लेकिन तुम्हारे जान के बदले, और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन यूरिवल कैसे भी करके उसको डॉच करता है और उस सिचुएशन से बच जाता है। और वो बोलता है कुछ भी हो मैं आपके साथ ही रहूंगा और मैं कभी भी इस ओथ को गलत साबित नहीं होने दूंगा और मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इधर ऐसा झूठ बोलूंगा। और फिर राजा उसकी बातों को सुनने लगता है और थोड़ा बहुत समझता भी है। और फिर वो बोलता है आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, मैं बहुत ट्रस्टवर्थी हूँ और मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा और मैं ये पक्का वादा देता हूँ कि मैं आप लोगों की ज़रूर मदद आऊँगा। और फिर राजा भी कुछ सोचने लग जाता है, उसकी बात को थोड़ा बहुत यकीन में ले लेता है। और तभी यूरबल थोड़ा अजीब सा मुंह बना के बोलता है हाँ इसके अब एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। और वो बोलता है सिर्फ मैं ही हूँ जो ये कह सकता है कि हाँ मैंने उसे खुद मरते हुए देखा या फिर मैंने उसे मारा है और लोग मेरी ही बात पे भरोसा करेंगे, तो तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और फिर राजा बोलता है आर यू ट्राई टू बार्गेनिंग विद मी, मतलब वो अपना रिवॉर्ड वगैरह मांग रहा होता है ना इसलिए ऐसा बोलता है। फिर वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपना हिस्सा मांग रहा हूँ क्योंकि आपने वादा किया था कि ये अंगूठी वापस लाने पर तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे, लेकिन तुम अभी तक मुझे दिया नहीं है। और तुम जानते हो वो रिवॉर्ड मेरे लिए कितना ज़रूरी है क्योंकि अभी मेरी फैमिली कंडीशन आप लोग अच्छे से जानते हो, क्योंकि मेरी लाइफ भी तो ज़रूरी है ना। और फिर राजा बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने खतरनाक आदमी होगे। और फिर वो भी कुछ बताता है कि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अपने दुश्मनों को पास रखो वगैरह कुछ ऐसे कहावतें मारता है। और फिर राजा बोलता है तो आखिरकार इसका क्या करना है, उसका फिजल का जिसने अभी उस पर हमला करने की कोशिश की थी और फिर राजा ने उसे मार दिया था। फिर बोलता है तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बाहर कोई भी झूठ बोल दूंगा और सब मेरी बात पे भरोसा भी करेंगे। और फिर वो राजा से उसकी वाइफ के बारे में बताने लगता है कि वो बच्चा किसी और का है। और ये सुन के राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलता है यूरिवल क्या तुमने ये सब यहाँ बस मजाक करने के लिए बोला है। यूरोय बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, ये यहाँ का बहुत गहरा सच है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि ये मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और फिर ये सुन के राजा भी थोड़ा बहुत उदास टाइप के हो जाते हैं और फिर अलग सा मुंह बनाते हैं। और फिर वो यूरोय बोलता है क्या इतना काफ़ी था इन सब के लिए। और वो बताता है राजा जी मैं चिंता मत करिए, मैं बाहर को चौ स्टोरी बताऊंगा और आपकी बात कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। फिर बताता है कि जो उनका बच्चा था वो उनका नॉन बायोलॉजिकल बच्चा था और उनकी वाइफ की वजह से ऐसा हुआ था कि कहीं और गई होगी भाई, समझ रहे हो भाई तुम। और इसीलिए वो हमेशा अपने बच्चे के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। लेकिन उनका बच्चा हमेशा अपने फादर को फॉलो करता था, उनको बहुत मानता भी था और ये उनके लिए बहुत बुरी चीज़ थी। इसलिए वो बहुत गंदा डिसीजन लेते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं बस एक अंगूठी के चक्कर में। वो चाहते थे कि उनकी अंगूठी वापस मिल जाए और उसके पास ना रहे। और फिर राजा बोलते हैं क्या तुम कोई स्टोरी ऐसी बता सकते हो जिससे सारे मर्शनरीज को कुछ भी ना पता चले और वो अपना मुंह बंद रखे। और फिर वो बताता है कि जो भी मर्शनरीज हैं वो हमेशा बहुत ही मुश्किल समय से रहे हैं और अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और उनके अंदर कोई भी डर नहीं है सिवाय अपने घर वाले के लिए। और फिर बताते हैं ये उन सब के लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा और आपकी स्टोरी वो सारे बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पाएंगे ताकि उनको कोई भी शक वगैरह ना हो और वो तुमको सिंपथाइज भी करेंगे। और फिर वो थोड़ा राहत की सांस लेता है और अजीब सा रिएक्शन देते हैं। फिर यूरो बोलता है क्या
ये कैसा रिएक्शन दे रहे, क्या ये गुड साइन समझू इसे मैं या फिर बुरा। और फिर राजा बोलता है अगर मान लो लियोपोल्ड हमारे देश में वापस आ जाए फिर क्या होगा। फिर यूरोपल बोलता है आप चिंता मत करिए, ऐसी सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कभी भी वापस नहीं आने वाले। और फिर राजा बोलता है अगर मान लो आ गए तो। फिर वो बताता है लियोपोल्ड बहुत ही अच्छे इंसान है और उनको सबकी केयर है, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये सब वो इसलिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर राजा थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। फिर बोलता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और तुम कोई अच्छी सी स्टोरी बनाना। और फिर वो यूनिवर्सल से पूछता है कि आखिरकार एक योद्धा के लिए बैटलफील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा। और फिर यूरो बोलता है मुझे लगता है स्पिरिट। फिर वो बोलता है स्पिरिट, हाँ ये तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन कुछ और भी है जैसे तलवार और आर्मर, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन योद्धा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका घोड़ा। वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है और बहुत ताकतवर वेपन बन सकता है इंसानों को मारने के लिए। ये सब एक ट्रेन कराए हुए घोड़े से ही हो सकता है, ऐसे किसी से नहीं। और फिर वो अपने साइड से एक तलवार निकालता है और जोर से उसके गले के पास लेके जाता है और वहां जाके रोक देता है। भाई यूरिवल के तो भाई मुंह में आ गए होंगे भाई। और तभी वो यूरिवल से बोलता है आज से तुम्हारा नाम भी होगा यूरिवर हॉल्स। मेरे को समझ नहीं आता भाई उसको सरनेम चेंज करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उसने ऐसा ही बोला होता है। और फिर वो घुटने टिकाता है और बोलता है ठीक है मैं आपका कहना मानूंगा। और फिर राजा बोलता है हाँ मुझे लगता है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और फिर बोलता है कि उससे पहले कि लेट हो जाए क्या मैं पिज़ल को वहां से लेके चले जाऊं। मतलब वही जिसने हमला किया था वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, हमको पहले दिखाया था मर गया है, लेकिन वो बोलता है भाई कि क्या मैं उसे लेके जाऊं डॉक्टर के पास जिससे पहले कि वो मर ना जाए। फिर वो बोलता है हाँ तुम्हें जो करना वो करो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर बोलता है थैंक यू माई लॉर्ड। और तभी समय रुक जाता और बोलता है ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि जो असली यूरुवल होता है मतलब उस दुनिया वाला, वो वहां पर आता है। और फिर बोलता है क्या मेरा मिशन पूरा हो गया। और फिर उससे बोलता है क्या यही सब था जो तुम्हें चाहिए था यूरुवल। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे तो मतलब आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है। और ये मेरी पहली मानव एक्सप्लेन वीडियो है, तो मैं जानता हूँ इतनी अच्छी तो नहीं बनी होगी। और लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में अच्छी-अच्छी लिख देना ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। और इसमें मेरी जो भी गलतियाँ हुई हैं तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उसमें कमेंट डाल देना कि मैंने क्या गलती की है ताकि उसको मैं सुधार सकूँ। और अगली जो भी मान चाहिए उसका भी मेरे को कमेंट दे देना, मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और इसके भी आगे के पार्ट कंटिन्यू कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बता देना अगले पार्ट चाहिए कि नहीं। और तुम जानते हो कि इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे लगभग इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और मेरी मेहनत भी लगी है। तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।